नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नई और मज़ेदार कहानी को लेकर। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। आज की कहानी दिलचस्प तो होने ही वाली है, लेकिन इसके माध्यम से हम बड़े ही आसान तरीके से ग्रामर और टेंस की बारीकियों को भी सीखेंगे और कहानी के दौरान इसमें प्रयुक्त नए नए वर्ड्स की एक से अधिक यूनिक मीनिंग्स को भी जानेंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊँगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगेगा। साथ ही इस कहानी से आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख भी मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द स्लेव एंड द लायन। स्लेव मतलब होता है गुलाम, दास, और शेर, गुलाम और शेर की कहानी है ये। ड्यूरिंग द डे ऑफ स्लेवरी देयर लिव्ड अ वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव। ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, समयावधि के बीच की स्थिति को बताने के लिए ड्यूरिंग बोला जाता है ना, किसी समय के दौरान। तो स्लेवरी मतलब होता है दासता, गुलामी। स्लेव मतलब गुलाम, स्लेवरी मतलब गुलामी। तो गुलामी के दिनों के दौरान देयर लिव्ड अ वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव, एक बहुत परिश्रमी मेहनती गुलाम रहता था। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं आपको बताया हूं कि जब भी किसी सेंटेंस में आप कोई वर्ब या ऑब्जेक्ट ना देखेंगे तो उस सेंटेंस को संबल देने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उसको लयबद्ध तरीके से सजाने के लिए एक इंट्रोडक्टिव वर्ड लगता है देयर। इट एक और इंट्रोडक्टिव वर्ड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम उच्चारित नहीं करते हैं लेकिन लिखा रहता है। अब आप बोलेंगे वर्किंग, ये तो वर्ब है। वर्ब नहीं, ये हार्ड वर्किंग एक साथ पढ़ेंगे ना। हार्ड वर्किंग मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी। ये एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बतला रहा है कि वो गुलाम मेहनती था। तो ये वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो एक गुलाम रहता था। वन डे एक दिन, टू गेन फ्रीडम आज़ादी पाने के लिए। गेन मतलब पाना, प्राप्त करना। तो फ्रीडम मतलब आज़ादी, स्वतंत्रता। आज़ादी पाने के लिए, टू जो है ना यहाँ पे, टू मतलब होता है के लिए, इसको हम पढ़ेंगे ना। टू मतलब भी होता है, टू मतलब को भी होता है, टू मतलब की ओर भी होता है। तो हमको सेंटेंस के हिसाब से किसी वर्ड की मीनिंग को बैठाना है। तो यहाँ पर के लिए, आज़ादी पाने के लिए। ही रैन अवे फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस, वह भाग गया। फ्रॉम मतलब से, अपने मास्टर के घर से। हाउस मतलब घर, ये जो अपॉस्ट्रोफी के बाद एस लगा है ना, इसका मतलब होता है काके की। तो एक दिन आज़ादी पाने के लिए वो अपने मास्टर के घर से रैन अवे हो गया, भाग गया। एज ही पास्ट अ फॉरेस्ट, जब, एज मतलब भी अब बहुत सारा चीज़ होता है ना, जब, जैसे, की तरह, जैसा। तो इसका मतलब हो गया जब वह पास्ट गुजरा अ फॉरेस्ट, एक जंगल से गुजरा। ही सॉ अ लायन रोरिंग विथ पेन, उसने देखा एक शेर को पेन से। पेन मतलब होता है पीड़ा, कष्ट, तकलीफ से रोरिंग करते हुए। रोर मतलब होता है गर्जन करना, दहाड़ना। दहाड़ जो शेर की आवाज होती है ना, उसको रोर बोला जाता है, दहाड़। तो पेन से, तकलीफ से वह दहाड़ रहा था, कराह रहा था, इस मतलब वो। फॉर अ ह्यूज थ्रॉन हैड पियर्स्ड हिज पा, क्योंकि फॉर, अब फॉर मतलब तो के लिए हम पढ़े हैं ना हमेशा से, लेकिन फॉर मतलब क्योंकि भी होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा ना, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से इसको बोलेंगे क्योंकि अ ह्यूज थॉर्न, एक बहुत बड़ा, ह्यूज मतलब विशाल, बड़ा, थॉर्न मतलब होता है कांटा। तो एक बहुत बड़ा कांटा हैड पियर्स्ड धसा हुआ था, हिज पा उसके पंजे में। पा मतलब होता है पंजा। पा मतलब आजकल पिताजी को भी पा बोला जाता है ना, पा, तो वो नहीं है, पंजा वाला पा है। पियर्स्ड मतलब होता है धसा होना, प्रवेश करना, बेधना, घुसना, इसका मतलब होता है ना। यहाँ पे हम डी को टी उच्चारित कर रहे हैं ना, क्योंकि एक नियम कहता है कि जब भी किसी वर्ड का अंतिम अक्षर, उसका जब प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण मुंह से फ, स, च, प, क इन अक्षरों में से किसी से होता है तो उसके बाद लगे डी को टी उच्चारित करते हैं ना। जैसे यहाँ पे पास्ट पढ़े ना, यहाँ पियर्स्ड पढ़ रहे हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं।
द स्लेव फेल्ट सॉरी फॉर द लायन। स्लेव जो गुलाम था, फेल्ट महसूस किया, सॉरी, सॉरी मतलब दुखी होता है, खेद, खिन्न, सॉरी मतलब क्षमा मांगना भी होता है, लेकिन यहाँ पे दुखी, दुखी महसूस किया वह, फॉर द लायन उस शेर के लिए, उस शेर के लिए गुलाम को दुख महसूस हुआ। एंड टूक आउट द थॉर्न जेंटली, जेंटली मतलब होता है धीरे से, आहिस्ता से, और आहिस्ता से उसने निकाल दिया, टूक आउट निकाल दिया उस कांटे को उसके पंजे से। द ग्रेटफुल लायन लिक्ड द स्लेव्स हैंड। आभार, कृतज्ञ होता है ना ग्रेटफुल मतलब, तो वो जो कृतज्ञ लायन था, शेर था, वह चाटने लगा, लिक, लिक मतलब होता है चाटना किसी चीज़ को, तो वो चाटने लगा स्लेव के हाथ को, वो स्लेव के हाथ को, उस गुलाम के हाथ को वो चाटने लगा, वो कृतज्ञता व्यक्त करने लगा कि आपने मेरा मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। बट जस्ट देन, लेकिन ठीक तभी, जस्ट मतलब ठीक, देन मतलब तभी, लेकिन ठीक तभी, बोथ ऑफ देम वर कैप्चर्ड बाय द सोल्जर्स। लेकिन ठीक तभी दोनों, बोथ ऑफ देम, वो दोनों, बोथ मतलब होता है दोनों, वर कैप्चर्ड पकड़ लिए गए थे। कैप्चर मतलब कब्जा करना, पकड़ लेना होता है ना किसी को, तो उसको कैप्चर, यहाँ टी को च उच्चारित कर रहे हैं ना, हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, कैप्चर बोल रहे हैं, कैप्ट्योर नहीं बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब भी याद रखिएगा ना TURE एक साथ देखेंगे ना, तो वहां पे टी को च उच्चारित करते हैं। ये मेरे इस वीडियो में आप देख सकते हैं, बहुत ही बारीकी से आपको समझाया गया है इसमें, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कृपया इसको जरूर देखें। तो वह पकड़ लिए गए वो दोनों सोल्जर के द्वारा, उन सिपाहियों के द्वारा रहा। अब यहाँ पे भी डी को ज ही पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए मेरे इस वीडियो को देखिए कि हम डी को ज कब उच्चारित कर सकते हैं, ठीक ना। वैसे बता देता हूं, जब भी DIER एक साथ लगा होता है ना, तो ज्यादातर जगहों पर, हर जगह नहीं, ज्यादातर जगहों पर डी को ज उच्चारित करते हैं। इसके लिए मेरे इस वीडियो को तो देखिए ही आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, आज्ञा दिया। लेट द रन अवे स्लेव बी थ्रोन इन फ्रंट ऑफ अ हंग्री लायन। लेट, लेट मतलब अब किसी चीज को जब हम बोलते हैं ना, करने दो, जाने दो, होने दो, ये सब शब्द होता है ना, जो चीज हो रहा होने दो या उसको कर दो, तो वहां पे हम लेट शब्द इस्तेमाल करते हैं ना। तो वो बोल रहा है कि ये जो रन अवे जो है ना, भगोड़े, रन अवे मतलब भगोड़ा, भागने वाला, तो भगोड़े, ये जो गुलाम है, दास है, उसको फेंक दो इन फ्रंट ऑफ, के सामने, द हंग्री लायन, भूखे शेर के सामने इस गुलाम को फेंक दो, उसने ऑर्डर दिया। बट वेन द स्लेव वॉज थ्रोन इन फ्रंट ऑफ द लायन, लेकिन जब गुलाम फेंका गया इन फ्रंट ऑफ द लायन, लायन के सामने गुलाम को फेंका गया। थ्रोन, थ्रो मतलब होता है फेंकना, डालना, तो उसको गुलाम को इस शेर के सामने डाला गया जब, द लायन लिक्ड हिम, लायन उसको प्यार से चाटने लगा, इसलिए कि वो पहचान गया ना कि यही तो मेरा मसीहा है जिसने मेरे को तकलीफ़ों से छुटकारा दिलाया था, तो उसे चाटने लगा। एंड क्वाइटली सैट बिसाइड हिम, और चुपचाप, क्वाइटली मतलब चुपचाप, शांति के साथ, शांति से उसके, हिम उसके बगल में, बिसाइड मतलब होता है बगल में। जब भी हम लास्ट में ई देखेंगे ना, तो ये जो ई है ना, ये अपने पहले लगे जो वॉल्स है उसका उच्चारण, उसका साउंड वही कर देता है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बोला जाता है। तो यहाँ पे आई को आई बोलते थे ना ABCD में, तो यहाँ पे भी आई होता है, जबकि ई अपने आप में साइलेंस हो जाता है। एक और नियम है, हर जगह ये नहीं इस्तेमाल होता है इस नियम का, लेकिन 95% जगहों पर ये इसी तरह से काम करता है। ठीक, तो उसके बगल में जाके सैट, बैठ गया, सीट का पास्ट टेंस है, बैठ गया। द अमेज्ड किंग आस्क्ड द स्लेव, अमेज, अमेज मतलब चकित, अचंभित, तो चकित राजा उस गुलाम से पूछा, व्हाट इज ऑल दिस, यह सब क्या हो रहा है, यह सब क्या है। वह बोल रहा है ना, वो देख के एकदम दंग रह गया, बोलता है ये सब क्या है। द स्लेव रिप्लाइड, उस दास ने जवाब दिया, सर, महोदय, सर मतलब होता है महोदय, महाशय, महोदय, आई हैड हेल्प्ड
दिस लायन व्हेन ही वाज इन डिस्ट्रेस। मैंने इसकी मदद किया था। हैड हेल्प्ड ना, ये हेल्पिंग वर्ब हैड देख रहे हैं ना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव लगता है। तो हैज़ हैव के बदले पास्ट में हैड लग जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है ना कि मैंने इसकी मदद किया था लायन की जब। वेन मतलब तो कब होता है ना, वेन वेयर मैं बताया था ना कि वेन वेयर वाट इट डब्लू परिवार वाले जितने भी शब्द हैं, अगर ये सेंटेंस के सबसे शुरू में लगे हैं तभी ये क्वेश्चन मार्क वाला मतलब निकलेगा, क्या क्यों कब। लेकिन अगर ये सेंटेंस के बीच में है तो जो जैसे जब ये सब होगा ना। तो जब वह वाज इन डिस्ट्रेस, वह तनाव में संकट में था, पीड़ा में था। डिस्ट्रेस मतलब होता है पीड़ा, आपदा, संकट, विपत्ति, तनाव। तो जब वह पीड़ा में था तब मैं इसकी मदद किया था इस शेर की। ही टोल्ड द किंग एवरीथिंग, उसने राजा से हर चीज कह दिया, बोला। द किंग पार्डन्ड द स्लेव, राजा ने उसे पार्डन मतलब होता है क्षमादान, जीवन दान, क्षमा, माफी। तो राजा ने उस गुलाम को क्षमादान दे दिया, जीवन दान दे दिया। फिर यह सुन के द लायन वॉज ऑल्सो फ्रीड, लायन भी स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र कर दिया गया। फ्री स्वतंत्र करना, आज़ाद करना। तो लायन को भी, शेर को भी आज़ाद कर दिया गया। एंड सेंट टू द फॉरेस्ट, और उसे जंगल की ओर भेज दिया गया। तो इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस कहानी की। मोरल मतलब होता है नैतिकता, नैतिक शिक्षा। अ काइंड डीड ऑलवेज पेज, काइंड मतलब होता है दयालु, कृपालु। तो दयालु डीड मतलब कर्म, कार्य, दस्तावेज, समझौता जो होता है संविदा, किसी चीज के संविदा करते हैं, समझौता करते हैं, उसको डीड बोला जाता है, कार्य। तो जो दयालु कार्य है वो हमेशा पेज, उसका भुगतान होता है, हमेशा फल मिलता है। मतलब एक दयालु कार्य का हमेशा फल मिलता ही मिलता है, मतलब उसके साथ अच्छा होता ही होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा और ज़्यादातर लोगों की सहायता करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा चीज़ ही घटित होगा। ये नेचर का नियम है, सृष्टि का नियम है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस प्रकार के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।